Hello everyone. We are doing chapter number 14, Respiration in Plants. This is the second video of the chapter, class 11th, Biology. In this video, we are going to cover the following topics. First, tricarboxylic acid cycle, then electron transport chain, and then respiratory quotient. First of all, let us see what is aerobic respiration. It is a complete oxidation of organic substances like glucose in the presence of oxygen, and as a result carbon dioxide, water and energy is liberated. ये होता कहाँ पर है? It occurs in mitochondria, and for this the pyruvate, which is the final product of glycolysis, is transported from the cytoplasm into the mitochondria. Now let us see the crucial events of aerobic respiration. ये दो हैं. फर्स्ट नंबर पर देखिए क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट. कैसे होता है ये? बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स एंड लीविंग ओनली 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, एंड इट टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. यू कैन सी द डायग्राम. ब्लू कलर का जो शेडेड पार्ट है, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ पर ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट होता है. सेकेंड इवेंट क्या है? पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी. साथ साथ एटीपी भी बनता है. एंड ये होता कहाँ पर है? इट ऑकर्स ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सी द डायग्राम अगेन. देयर इज आउटर मेम्ब्रेन एंड देयर इज इनर मेम्ब्रेन. यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पास होते हैं टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एटीपी बनता है. Clear? Now let us see these two events in detail. Starting with the pyruvate. Pyruvate enters mitochondrial matrix. सबसे पहले ये मैट्रिक्स में एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के, and undergoes oxidative decarboxylation, means removal of carbon dioxide takes place in the presence of enzyme pyruvate dehydrogenase. It also requires coenzymes such as NAD and coenzyme A. See the equation which is in front of you. Pyruvic acid plus coenzyme A plus NAD. NAD is nicotinamide adenine dinucleotide. और बन क्या रहा है? देखिए, एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NADH. दिस इज रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड प्लस हाइड्रोजन आयंस आर फॉर्म्ड. How many NADH are formed? During this process, 2 NADH molecules are produced from 2 molecules of pyruvic acid, and the acetyl coenzyme A enters into tricarboxylic acid cycle. TCA or tricarboxylic acid cycle or Krebs cycle or citric acid cycle was first elucidated by Hans Krebs. That's why the name given, Krebs cycle. Come to the steps of TCA cycle. See the diagram. फर्स्ट स्टेप देखिए, जहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड वाटर टू फॉर्म सिट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज एंजाइम. देखिए यहाँ पर डायग्राम में, एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइंस विद ऑक्सैलोएसिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. कोएंजाइम ए रिलीज हो जाएगा और सिट्रेट बन जाएगा. और एंजाइम कौन सा है? सिट्रेट सिंथेज. Clear? This is the first step of TCA cycle. Second step पर आइए. Citrate is isomerized to isocitrate. See the diagram. Citrate isocitrate में convert हो रहा है. Then see the third step in the diagram. There is decarboxylation of isocitrate takes place to alpha ketoglutarate acid. आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टिंग इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है एंड NADH इज फॉर्मिंग. 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH विल फॉर्म. कम टू द स्टेप नंबर 4. अल्फा कीटोग्लूटरेट का फिर से डीकार्बोक्सिलेशन होगा. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, NADH बनेगा और एंड प्रोडक्ट क्या होगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम A. क्लियर? So, succinyl coenzyme A is the end product of the step number 4. Come to the step number 5 now. Succinyl coenzyme A
कन्वर्ट हो जाएगा टू सक्सिनिक एसिड और सक्सीनेट। दिस इज द स्टेप नंबर 5 और इस स्टेप में जीटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। जीटीपी इज ग्यूएनोसिन ट्राईफॉस्फेट और ये ग्यूएनोसिन ट्राईफॉस्फेट अपनी एनर्जी को दे देगा एटीपी को। इट विल कन्वर्ट इनटू जीडीपी ग्यूएनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एनर्जी जो रिलीज होगी उससे एटीपी बनेगा। क्लियर है? सो दिस इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल पर एटीपी बन रहा है। नेक्स्ट कम टू द स्टेप नंबर 6, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट और यहाँ क्या बनेगा? FADH2। दिस इज द रिड्यूस्ड फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? And then fumarate will convert into malate in the presence of water. And then step number 7, oxidation of malate to oxaloacetate. And यहाँ पर भी देखिए NADH बन रहा है। तो सी कितने स्टेप्स हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, कितने पॉइंट्स हैं जहाँ NADH बन रहा है? यू कैन सी 3 पॉइंट्स जो ब्लैक कलर से नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3। At 3 points of TCA cycle, NAD is reduced to NADH and hydrogen ion. And एक पॉइंट है जहाँ A लिखा हुआ है, वहाँ FAD is reduced to FADH2. Clear? Now come to, अगर हम ये चाहते हैं कि ये साइकिल कंटिन्यू रहे, if we want continuation of oxidation of acetyl coenzyme A via TCA cycle, तो क्या ज़रूरी है? There is a need of replenishment of oxaloacetate और oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid को रेगुलरली बनना पड़ेगा, रिप्लेनिश होना पड़ेगा ताकि ये कंटिन्यू रहे साइकिल। इसके अलावा और क्या चाहिए? रीजनरेशन ऑफ NAD and FAD from NADH and FADH2 is also required. Now see the summary of TCA cycle. This is in front of you. Pyruvic acid प्लस 4 NAD, यू कैन सी 4 स्टेप्स जहाँ पर NADH बनेगा। 1, 2, 3 ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं एंड 4th इज रिटन विद द रेड कलर। ये 4 पॉइंट्स हैं जहाँ NAD यूज होगा। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी यूज्ड रिटन विद द ब्लू कलर, यू कैन सी। देन ADP एंड फॉस्फेट आर रिक्वायर्ड। ये रिएक्शन होगा कहाँ? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और बनेगा क्या? देखिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH plus 4 hydrogen ion plus FADH2 plus ATP will form. But ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं। Thus a glucose is broken down to give 6 carbon dioxide, 8 NADH plus hydrogen ion, 2 FADH2 and 2 ATP. So this is the summary equation of Krebs cycle. This is the Krebs cycle in detail in front of you. Start with the pyruvate converting into acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A combines with oxaloacetate to form citrate, then isocitrate, then alpha ketoglutarate is formed, then succinyl coenzyme A, then succinate, fumarate, malate, and in the end again we get oxaloacetate. So learn this cycle in detail. Come to the next, electron transport system and oxidative phosphorylation. Electron transport system is the metabolic pathway present in the inner mitochondrial membrane through which electron passes from one carrier to another. डायग्राम देखिए, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है इट इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और सेंटर में इट इज द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सारा प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन में and it is consist of 5 major complexes. This is to release and utilize energy stored in NADH and FADH2. इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ होता है जो एनर्जी स्टोर है NADH में और FADH2 में, उसको रिलीज करना, उसको यूज़ करना। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स को पास कर देना टू द ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है ये? Let us see the electron transport system in detail. Point 1 देखिए, डायग्राम देखिए, नंबर 1. Electrons from NADH are oxidized by an NADH dehydrogenase. This is the complex number 1. NADH dehydrogenase.
NADH will convert into NAD. ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होंगे वो कहाँ जाएंगे? दे विल बी ट्रांसफर्ड टू यूबीक्विनॉन. सी ग्रीन कलर के सर्कल में यूबीक्विनॉन लिखा हुआ है. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यूबीक्विनॉन में ट्रांसफर हो जाएंगे, लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन. ओके, एंड प्रोटॉन्स को ये ट्रांसफर कर देगा टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर. क्लियर? नेक्स्ट कम टू कॉम्प्लेक्स 2. यूबीक्विनॉन ऑल्सो रिसीव reducing equivalents via FADH2 complex 2. क्लियर? और ये FADH2 बन कहाँ रहा है? इट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन सिट्रिक एसिड साइकिल. देखिए, सक्सिनेट फ्यूमरेट में जब कन्वर्ट होता है तो FADH2 बनता है. FADH2 भी कॉम्प्लेक्स 2 की हेल्प से क्या होगा? इट विल ट्रांसफर इट्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स टू यूबीक्विनॉन और कोएंजाइम Q. सो यूबीक्विनॉन ने रिसीव कर लिए हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 एंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 2. रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स आर टेकन बाय द यूबीक्विनॉन. ओके, कम टू नेक्स्ट नाउ. यूबीक्विनॉन के पास अब इलेक्ट्रॉन्स हैं. द रिड्यूस्ड यूबीक्विनॉन इज देन ऑक्सीडाइज. अब ये ऑक्सीडाइज होगा और अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा टू साइटोक्रोम C. देखिए, ये भी सर्कल में बना हुआ है, ग्रीन कलर के सर्कल में साइटोक्रोम C. यूबीक्विनॉन अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम C में वाया पैसेज क्या होगा? कॉम्प्लेक्स 3. कॉम्प्लेक्स 3 में क्या है? साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1. तो इलेक्ट्रॉन्स पहले साइटोक्रोम B में जाएंगे, फिर साइटोक्रोम C1 में जाएंगे एंड देन इट विल एंटर इनटू साइटोक्रोम C. क्लियर? साइटोक्रोम C इज अ स्मॉल प्रोटीन. ये प्रोटीन है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड इट एक्ट्स एज अ मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4. क्लियर? नाउ कम टू द कॉम्प्लेक्स 4. व्हाट इज इट? कॉम्प्लेक्स 4 रेफर्स टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. इट इज रिटन देयर, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है ये. और इसमें क्या होते हैं? It contains cytochromes A, cytochrome A3 and 2 copper centers, copper A and copper B. अब देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होते हैं. साइटोक्रोम C के पास इलेक्ट्रॉन है, साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉपर A में, कॉपर A से जाएंगे साइटोक्रोम A में, देन टू साइटोक्रोम A3, देन टू कॉपर B. After this, these electrons will be captured by the oxygen. You can see the diagram. इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑक्सीजन ले रहा है एंड दिस ऑक्सीजन विल नाउ कन्वर्ट इनटू वाटर. क्लियर? दिस इज द रोल ऑफ कॉम्प्लेक्स 4. क्लियर? कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 भी प्रोटॉन्स को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजेंगे. कॉम्प्लेक्स 2 नहीं भेजेगा. ओके, सो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 दे आर ट्रांसफरिंग द प्रोटॉन्स टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. रिमेंबर दिस पॉइंट. So now what happens next? When the electrons pass from one carrier to another, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास होते हैं एक कैरियर से दूसरे कैरियर में, they are coupled to ATP synthase. ये जॉइन में काम करते हैं with the ATP synthase जो कॉम्प्लेक्स 5 है. ओके, फॉर द ATP प्रोडक्शन. कितने ATP बनते हैं? 1 NADH है तो 3 ATP बनेंगे, 1 FADH2 है तो 2 ATP बनेंगे. Clear? So ATP synthase is a complex 5 which help in the formation of ATP. Let us see in detail about this. Let us see the structure of ATP synthase. The energy released during ETS is utilized to synthesize ATP by ATP synthase which is the complex 5. Clear? इसका स्ट्रक्चर देखिए. It has got 2 components. नीचे वाला डायग्राम देखिए. सर्कुलर पार्ट जो है वो F1 हेड पीस है और जो एम्बेडेड है मेम्ब्रेन के अंदर दिस इज FO और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. दिस इज द 2 पार्ट्स ऑफ ATP सिंथेज. नाउ लेट अस सी द रोल ऑफ दीज 2. F1 का रोल क्या है? इट इज अ साइट फॉर ATP सिंथेसिस. आप डायग्राम देखिए, यहाँ पर ADP इज कंबाइनिंग विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड फॉर्मिंग ATP. इस सर्कुलर पार्ट में F1 पार्ट में ATP बनता है. FO का क्या रोल है? इट फॉर्म्स अ चैनल. ये एक चैनल बनाता है थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉसेस द इनर मेम्ब्रेन.
Okay, through this channel only the protons passes from intermembrane space to the matrix of mitochondria. Clear? Now the passage of proton, जैसे जैसे प्रोटॉन पास होते हैं through FO, you can see the diagram, FO and F1 are shown in complex 5. okay, यहाँ पर जब जैसे प्रोटॉन पास होते हैं from intermembrane space to matrix through FO, what happens? F1 component side by side make ATP from ADP. Clear? So for each ATP produced, 2 hydrogen ion passes through FO from the intermembrane space से matrix में आ जाते हैं down the electrochemical proton gradient. Clear? matrix में proton का number कम है, so they will move from intermembrane space to the matrix through FO, and side by side F1 will prepare ATP. So this is the role of complex 5. Now what is the role of oxygen? अभी तक ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं आया है. In aerobic respiration the role of oxygen is limited to the terminal stage. बिल्कुल लास्ट में इसका रोल है, but even then oxygen is vital, very important है, because it drives the whole process by removing hydrogen. ये हाइड्रोजन को रिमूव करती है पूरे प्रोसेस में और प्रोसेस को ड्राइव करती है. Okay, that's why the oxygen is called as final hydrogen acceptor. In respiration, energy of oxidation reduction. Remember यहाँ पर हो क्या रहा है? Only oxidation and reduction हो रहा है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो यूज होती है फॉस्फोरिलेशन में, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ATP. इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. इट इज डिफरेंट फ्रॉम फोटोफॉस्फोरिलेशन. कैसे? फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है? लाइट एनर्जी इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ proton gradient for phosphorylation. This is the main difference between the oxidative phosphorylation and photophosphorylation. Now this is the diagram of electron transport system in front of you, showing all the 5 complexes, showing the movement of electrons and also showing the formation of ATP. Electrons will move ultimately to oxygen in the complex 4 and ATP will be formed in the complex 5. So learn this diagram in detail. Clear? Net gain of ATP from each glucose molecule is calculated based on the following assumptions. अब हमें net gain पता करना है ATP का कि कितने ATP बनते हैं. ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? It is based on the following assumptions. First क्या माना गया है? All steps in glycolysis, TCS cycle and ETS occur sequentially and orderly. एक के बाद एक चलते हैं. ओके. सेकेंड क्या है? क्या एज्यूम किया गया है कि जो NADH बनता है ग्लाइकोलिसिस में, इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंडरगो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. थर्ड, इंटरमीडिएट इन द पाथवे, जो भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं पाथवे में, दे आर नॉट यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर प्रोडक्ट्स, अदर कंपाउंड्स. नेक्स्ट, ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, और कोई कंपाउंड रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करता. Other alternative substrates are not entered in the pathway at any stage. But such assumptions are not valid. Why? Because all pathways work simultaneously. सबसे important बात है कि सारे pathway एक साथ काम कर रहे हैं and do not take place one after another. Second, जो substrate enter करता है pathway में वो withdraw भी होता है. Substrate enter in the pathway and are withdrawn जब भी ज़रूरत होती है. So substrate enter the pathways and are withdrawn from it as and when necessary. Next, ATP is utilized as and when needed. जब भी ज़रूरत होती है ATP की यूज़ कर लिया जाता है. Next, enzymatic rates are controlled by multiple means. So, such calculations are used to appreciate the efficiency of the living system. देखिए कितना efficient living system है in extraction and in storing the energy. दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. कितने ATPs बन रहे हैं टेबल देखिए आप. ग्लाइकोलिसिस में 2 ATPs डायरेक्टली बन रहे हैं एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH बनते हैं जो 6 ATP बनाएंगे. कम टू नेक्स्ट, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में
2 NADH बनेंगे, दे विल फॉर्म 6 ATP। TCA साइकिल में 6 NADH बनेंगे, 18 ATP दे विल फॉर्म, 2 FADH2 बनेंगे, 4 ATP विल फॉर्म एंड 2 GTP बनेंगे जो 2 ATP बनाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ ATP फॉर्म्ड आर 38, बट आउट ऑफ दीज 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर स्पेंट, उनको यूज कर लिया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग 2 NADH मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग ग्लूकोज टू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो नेट गेन कितना हुआ? 36 ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एरोबिक respiration. Let us see the difference between the fermentation and aerobic respiration. Fermentation is a partial breakdown of glucose. Aerobic respiration is a complete breakdown of glucose to carbon dioxide and water. Net gain ATP का कितना है fermentation में? 2 ATP and net gain of ATP in aerobic respiration is 36. In fermentation, NADH is oxidized to NAD rather slowly, but in aerobic respiration, NADH is oxidized to NAD very vigorously. Come to next important point, amphibolic pathway. Okay, glucose is a favored substrate for respiration. बहुत ज़्यादा important है respiration के लिए glucose, और फेवर किया जाता है ग्लूकोज को रेस्पिरेशन में, इसलिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं सबसे पहले दे ऑल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। सी द डायग्राम, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं पहले कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अदर सबस्ट्रेट्स आर ऑल्सो रेस्पायर्ड लाइक फैट्स एंड प्रोटीन्स। फैट्स का देखिए क्या होगा, फैट्स ब्रेक डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। डायग्राम देखिए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं फैट, और फैटी एसिड क्या बनाएगा? फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी पाथवे। सेकेंड देखिए, ग्लिसरॉल क्या बनाएगा? ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड टू फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PGAL एंड एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे। कम टू द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स डिग्रेड होंगे प्रोटीएजेस से और एमिनो एसिड बनेगा, एंड ईच एमिनो एसिड after deamination enters the pathway at some stage in the Krebs cycle or as pyruvate or acetyl coenzyme A. See the diagram, जहाँ blue color का number 1 लिखा हुआ है, this is the way where the amino acids enter into the respiratory pathway. Now, see what is amphibolic pathway. The respiratory pathway is generally considered as catabolic pathway. Respiratory pathway को basically हम समझते हैं कि ये catabolic pathway है, यहाँ break down होता है, लेकिन it also involves anabolism और anabolic pathways. Okay, so it involves both anabolism और synthesis and catabolism और breakdown, दोनों चीज़ें हो रही हैं. So it is called as amphibolic pathway. एग्जाम्पल देखिए, फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है एसिटाइल कोएंजाइम में और ये एंटर कर जाता है रेस्पिरेटरी पाथवे में। बट व्हेन द ऑर्गेनिज्म नीड्स टू सिंथेसाइज फैटी एसिड, जब भी ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है फैटी एसिड की, तो क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए को विड्रॉ कर लिया जाता है फ्रॉम रेस्पिरेटरी पाथवे। सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स आर इन्वॉल्व्ड. So this respiratory pathway is an amphibolic pathway where both anabolism and catabolism takes place. Come to the respiratory quotient. What is it? RQ is the ratio of volume of carbon dioxide evolved to the volume of oxygen consumed in respiration. कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ है और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, इनका रेशो. सो RQ is equal to वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, और ये डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऊपर. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट लीजिए, कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 होता है. क्यों? वाई? सी द इक्वेशन. ग्लूकोज कंबाइन कर रहा है 6 ऑक्सीजन से और क्या बन रहे हैं? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर एंड एनर्जी. अब RQ कैलकुलेट करिए. 6 कार्बन डाइऑक्साइड को डिवाइड कर दीजिए 6 ऑक्सीजन से, 1 विल कम. So 1 is the answer. So RQ for carbohydrate is 1. Come to the fats. देखिए यहाँ पर it is equal to or less than 1. कैलकुलेशन फॉर अ फैटी एसिड दिया गया है ट्राइपामिटिन का. यहाँ पर देखिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं? 102. कितने ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं?
145. निकालिए इसका RQ. 102 divided by 145, this comes out to be 0.7. So for tripalmitin, the RQ is 0.7. RQ for proteins is always 0.9. So in living organisms, respiratory substances are often more than one. Remember this, pure protein or fats are never used as respiratory substrates. So thank you very much for staying with me. Do the test which is given in the description box. Subscribe the channel for getting the information about my new video. Thank you very much.